सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ होगे। और आज हम 20 मिनट रिवीजन सीरीज में जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले। मैं हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं एंड आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आज हम करने वाले हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हाइड्रोकार्बन से वैसे पहले पढ़ा जाता है, बट उस समय हाइड्रोकार्बन की ज़्यादा डिमांड थी इसलिए मैंने डाल दिया। बट अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है तो उससे पहले एक बार आप जीओसी पढ़ के जाना, तो आपको हाइड्रोकार्बन्स और अच्छे से समझ में आएगा गाइस। आज मेरी थोड़ी तबियत खराब है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी लग सकती है अजीब सी, तो उसको इग्नोर कर सकते हो। बट हम ये चैप्टर खत्म करने के बाद 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। एंड उसके बाद सिर्फ 11th में ज़्यादा केमिस्ट्री में कुछ रह नहीं गया, इनऑर्गेनिक रह गया। इनऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा मैं लास्ट में आपको कुछ एक दो चीज़ें बताने वाला हूँ, मतलब हम कैसे कैसे वीडियोज उसके बारे में करेंगे, तो वो लास्ट में देखना। अनअकैडमी प्रोडिजी 23 जनवरी 11 AM ऑनवर्ड्स आप जाके प्लीज़ एनरोल कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके हमारा कोड भी यूज़ कर सकते हो उसमें एनरोल करने के लिए, इंग्लिश वर्ल्ड। अब तक तो आपको ये कोड याद भी हो गया होगा, तो ये कोड आप यूज करो इंग्लिश वर्ड और आप डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ आप अगर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे हो तो उसमें भी आप हमारा कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 10% ऑफ तक के डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सबके लिए। एंड अनअकैडमी प्रोडिजी में अगर आपकी अच्छी रैंक आती तो आपको iPads, iPhones एंड मैकबुक जैसे काफ़ी सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कोई चांस है तो उसको ग्रैब करना ना भूलें। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स क्रैक नीट 2022 विद एक्सपर्ट्स, यहाँ पे एक सेशन होगा अनअकैडमी पे 19 जनवरी को, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एनरोल कर सकते हो। जब भी कुछ यहाँ पे ऐसे सेशंस हो जो कि आपको हेल्प कर सके आपकी नीट यूजी की प्रिपरेशन को एक्सेल करने में, तो आप उसको बिना किसी देरी के एनरोल करें, उनको जाके जरूर देखें। एंड साथ ही साथ अर्ली एस्पिरेंट्स बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए नीट 2023 के लिए। कहाँ पे हो रहा है भाई? अनअकैडमी पे हो रहा है 19 जनवरी से, तो उसको भी आप जाके एनरोल कर सकते हो अगर आप नीट 2023 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है कि भाई 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको। साथ ही साथ 18 मंथ्स पे 2 मंथ्स का और 24 मंथ्स पे 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री आपको देखने को मिल रहा है। जब भी ऐसे बड़े बड़े बोल रहा हूँ ना, वही ऐसे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आए, ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर्स आए, तो इनको ग्रैब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इंग्लिश वर्ड कोड लगा के एनरोल हो सकते हो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अब हम बात करने वाले जीओसी की, जो कि पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ओपन चेन बताया कि भाई कैसे कैसे क्लासिफाइड है, ओपन चेन और साइक्लिक या फिर क्लोज चेन, या 10 से पढ़ते आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक, जिसमें आपको साइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। बात करते रुक जाओ, इसमें देखो होमोसाइक्लिक होता है और आपको हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिलता है। अब होमोसाइक्लिक के अंदर आप देख सकते हो सारे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, देखो सब कार्बन है ये, ठीक है, सब कार्बन। जबकि यहाँ पे आप हेट्रोसाइक्लिक में देखो तो यहाँ पे बीच में देखो ओ भी आ गया, तो मतलब हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये हो गया। होमोसाइक्लिक मतलब सारे एक ही एटम से बने हुए, उसको आप साइक्लिक फॉर्म में कर दो तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। बट हेट्रोसाइक्लिक में क्या हुआ, आप साइक्लिक फॉर्म में कर रहे हो बट हमारे बीच में एक एक्स्ट्रा अलग सा एटम है जो कि बाकी एटम से डिफरेंट, जैसे यहाँ पे ओ है। और ये चीज़ यहाँ पे याद रखना आप, नॉन एरोमेटिक है। दूसरी बात, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजोइड कंपाउंड्स हो सकते हैं और नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बेंजोइड कंपाउंड देखो बेंजीन आ गया यहाँ पर, बट देखो ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। देखो ये भी देखो बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, पर यहाँ पे ये चीज़ बेंजीन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे देखो यहाँ पे तो सब सेम कार्बन थे, देखो जैसे हमने यहाँ पढ़ा वो यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो बीच में O या फिर NH आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक को डिस्टिंग्विश करना मैंने आपको हाइड्रोकार्बन से समझाया, तो डायरेक्टली आप हाइड्रोकार्बन पे इस चीज़ को समझ सकते हो। मैंने बताया वहाँ पे फॉर्मूला भी बताया 2n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, तो वो जाके आप जाके हाइड्रोकार्बन्स में देखो ना। ये जस्ट एक ऊपर से क्लासिफिकेशन था जो कि आपको जस्ट पता होना चाहिए था। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक मतलब समझ गए ना, होमोसाइक्लिक में सेम एटम, हेट्रोसाइक्लिक में मतलब एक बीच में एक एक्स्ट्रा एटम आ गया जो कि अलग और एटम से डिफरेंट है, ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, देखो IUPAC नोमेनक्लेचर हमने 10th में भी पढ़ा था, एंड उसका थोड़ा जस्ट बोल सकता हूँ अपडेटेड वर्जन। पहले बता दूं आपको कि इनके जो रूल्स होते हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ रूल्स लर्न करके जाऊँ और मेरे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हम रूल्स तो पढ़ लेते हैं बट डेफिनेटली हमें उन्हें याद नहीं रहते, तो आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है IUPAC की। जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एल्काइल ग्रुप्स के एब्रिविएशन लिख रखे हैं, जिसमें देखो आइसोप्रोपाइल भाई किसको कहते हैं, सेक ब्यूटाइल किसको कहते हैं। देखो आइसोप्रोपाइल देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की यहाँ पे चेन है, बट जहाँ पे बॉन्ड जोड़ रहा है वो यहाँ पे 2 डिग्री वाले कार्बन से जोड़ रहा है। सिमिलरली सेक ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी कार्बन से जोड़ेगा, देखो ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी है क्योंकि 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है ये। सिमिलरली ये ब्यूटाइल क्यों बोला गया, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आपके कार्बन जुड़े हुए हैं। तो जस्ट काफ़ी बार आप ऑर्गेनिक में आपको, मैं चाहता हूँ आप इसको शुरू में ही लर्न कर लो, ये कुछ एब्रीविएशन जो कि डायरेक्टली आपको याद हो। जैसे आइसोप्रोपाइल इसको बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल इसको बोलते हैं,
टर्ट ब्यूटाइल इसको बोलते हैं, नियो पेंटाइल इसको बोलते हैं। अब नियो पेंटाइल क्यों हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है। आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि नियो पेंटाइल में कौन से बॉन्ड से अटैच हो रहा होगा, यहाँ पे वो इस वाले बॉन्ड से अटैच हो रहा होगा, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, तो जस्ट आपकी हेल्प के लिए। तो आइसोब्यूटाइल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल मतलब ब्यूटाइल कौन सा हुआ, क्योंकि 1 2 3 और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, मतलब ब्यूट हो गया। मैंने हाइड्रोकार्बन बताया, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऐसे चलता जाता है, 1 2 3 4 जितने कार्बन बढ़ते चले जाते हैं। आई होप कि आपको चीज़ तो पता होगी, जस्ट रिवीजन पर्पस से वीडियो तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो जस्ट आपको एक बार ये एब्रीविएशंस याद करने हैं, इनको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है और वो कौन से बॉन्ड से अटैच्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सराउंडिंग में थोड़ी आपको साउंड आ रही हो तो मेरा आसपास घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गाइस उसके लिए सॉरी। अब हम आगे बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स के बारे में, ठीक है। ब्रांच चेन एल्केन्स, एल्केन्स एंड एल्काइल्स तो मैं हाइड्रोकार्बन से पढ़ा चुका हूँ, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी डल चुकी है, तो जाके देख लो उसे, ठीक है। देखो अब इसके कुछ रूल्स हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, सबसे लंबी चेन कौन सी है, आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे 1 2। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई कर लिया, बट अब बात है कि हम नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4 जब नंबरिंग करते हैं वो कैसे करें। तो ब्रांच्ड कार्बन है वो सबसे लोएस्ट नंबर हमें उसको देना है, मतलब मान लो एक ऐसे करके चेन है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पे यहाँ पे एक ब्रांच, कोई ब्रांच है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई फंक्शन मतलब नॉर्मल चेन है, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे एक हमें यहाँ पे एक ब्रांच दे रखी है, ठीक है, ब्रांच दे रखी है, ठीक है। अब बात करो यहाँ पे इस ब्रांच पे, तो नंबरिंग ऐसे हो रही होगी, ठीक है, 1 2 3 और ये हो गया 4 4 5, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ब्रांच है, तो मुझे सबसे कोशिश करनी है इस वाले कार्बन को मैं सबसे कम नंबर दूँ, जैसे 2, ठीक है। बट पर अगर मैं दूसरी तरफ इस रूल को मैं फॉलो ना करूँ तो मैं कैसे नंबरिंग करता, 1 2 3 4 और 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन को जहाँ पे ब्रांचिंग है मैं उसको 4th नंबर दे रहा हूँ, तो ये तो लोएस्ट पॉसिबल नहीं है ना। मैं दूसरी तरफ से कर रहा हूँ तो सेकंड नंबर मिल रहा है, तो सेकंड सबसे छोटा है कि 4 तो बड़ा हो गया ना। तो इसलिए जहाँ पॉसिबल हो कि आप ब्रांच वाले कार्बन को कम से कम नंबर दे सको, तो वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। मतलब नंबरिंग जो होनी चाहिए वो इस वाले केस में बात करूँ तो इधर से होती, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब अगर मैं तीसरे रूल की बात करूँ, अगर मान लो दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है एक ही पोजीशन पर, ठीक, जैसे यहाँ पे तो हम पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, बट मान लो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे यहाँ पे है, कि मान लो इधर से भी 2 आ रहा है उधर से भी 2 आ रहा है, तो फिर आप किसको पहले लोगे, फिर आप नंबरिंग पता कैसे करोगे, फिर आप उसको पहले रखोगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ज़्यादा होगा, ठीक है, जो पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कम आया, ठीक है। अब हम जब इन सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्रीफिक्स आइसो और नियो, जो मैंने ऊपर आपको एब्रीविएशन बताए आइसो और नियो, वो हम कंसीडर करते हैं फंडामेंटल नेम में उस एल्काइल ग्रुप की। याद आप बस जस्ट एक नॉर्मल चीज़ आपको याद रखनी है। बट अगर मैं बात करूँ सेक या फिर टर्ट, मतलब सेक मतलब सेकेंडरी कार्बन हो गया, टर्ट मतलब 3 डिग्री वाला कार्बन हो गया जो कि 3 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब सेक क्या हो गया, 2 कार्बन से अटैच्ड है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों एब्रीविएशंस की बात करूँ, तो ये फंडामेंटल नेम में नहीं पार्ट करते, ठीक है, नॉट कंसीडर्ड। तो आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो अगर 2 चेन इक्वल साइज की बैठ रही है, ठीक है, दोनों चेन, मतलब यहाँ पे देखो कितनी सारी आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है। मान लो हम इस तरह से ना जा रहे हैं, हम किसी और तरीके से जा रहे हैं और वहाँ भी नंबरिंग 10 तक की बैठ रही है, मतलब 2 इक्वल चेन बैठ रही हैं, तो हम किसको हम कंसीडर करेंगे, हम उस वाली चेन को कंसीडर करेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस, वहाँ पे साइड चेन्स बात करूँ वो ज़्यादा हो रही हैं। देखो यहाँ पे साइड चेन देखो कितनी सारी है, देखो इतनी बड़ी ये साइड चेन है, इसके अंदर भी देख सकते हो आप और साइड चेन्स का मिक्सचर है, यहाँ भी देखो साइड चेन देखने को मिली। तो ये वाली जो नंबरिंग है हमने इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड चेन्स ज़्यादा हो रही हैं। देखो जनरली ये जो रूल्स होते हैं अगर आप इनको डायरेक्टली फॉलो करने की कोशिश करते हो तो कभी कभी आपके जो IUPAC के जो आपके सॉल्यूशन है वो गलत हो जाते हैं। अब क्यों गलत हो जाते हैं, देखो आपको उसको सही करने के लिए क्या करना है, कभी कभी हमें रूल्स याद नहीं रहते, तो क्या करना है हमें NCERT के जो बैक क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज जो है ना, उस पर आपके काफ़ी IUPAC की आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 या फिर 2 में आपको देखने को मिलेगा IUPAC आपको पूछ रहा है वो, ठीक है, तो वो आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। कम से कम एक क्वेश्चन में 10 होंगे कम से कम, और सेकंड क्वेश्चन में भी 5 6 7 8 9 10 के राउंड होंगे, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगर आपके IUPAC गलत भी हो रहे नोमेनक्लेचर वाले, तो आप NCERT के सॉल्यूशंस देखो, आप सॉल्यूशंस प्रीफर करो, आप सॉल्यूशंस में से मिलाओ उसको कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, और फिर यहाँ पे रूल्स पे आओ जो आपको नोट्स हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे कि मैं कहाँ कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, अच्छा यार इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना था, ओ अच्छा यहाँ पे ये इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर गलत कर लिया मैंने। तो वो चीज़ आपकी रूल्स पढ़ के नहीं होगी, वो आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपकी जब होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, नोमेनक्लेचर में, ठीक है। नोमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपका, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे नंबरिंग हो रही है। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा और यहाँ पे मिथ इथ प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप पहले किसको कहाँ से नंबरिंग पहले कंसीडर करोगे, M पहले आता है ना P से, तो आप नंबरिंग उसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो देखो पहला 1 मिथाइल बोला जा रहा है, और 1 2 और तीसरे नंबर पे देख सकते हो ये 3rd नंबर पे प्रोपाइल आ रहा है, तो 3 प्रोपाइल, और इस साइक्लो ग्रुप पे मतलब साइक्लो बनना है ना,
बेंजीन नहीं है। देखो हर कोई ऐसा बेंजीन नहीं होता। अगर बेंजीन में आपको यहाँ पे गोला दिख रहा है या फिर आपको यहाँ पे बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं कुछ इस प्रकार से, उसको बेंजीन कहेंगे। बट अगर इसकी नॉर्मल बात करूँ तो ये तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक साइक्लिक फॉर्म बना, तो मतलब हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलूंगा मैं इसे। तो इस वाले एग्जांपल में इसलिए हमें 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का नाम दिया गया है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई। जस्ट रिवीजन पर्पस पे वीडियो है, तो आपको रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे नया इंट्रोडक्शन हो गया है, काफी सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही आइडेंटिफाई करवाता है, डिटरमाइन करता है सफिक्स की चॉइस। सफिक्स कौन सा होता है? जो कि बाद में लगता है। सफिक्स मतलब प्रीफिक्स होता है पहले जो लगता है, सफिक्स लगता है जो बाद में लगता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम नंबरिंग इसमें भी कैसे करेंगे? वही जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा हम उसको लोएस्ट नंबर हम देने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, वैसी सेम चीज़ है यहाँ पे, जस्ट है ना, बस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का ऐड कर दिया तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करने लग गए हम, है ना। अब बात करो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। मान लो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, अभी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, उसमें हम किसको पहले नंबरिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये यहाँ पे दे रखी है, देख सकते हो, ये रही, ये पूरी प्रायोरिटी टेबल है। देखो कैसे, पहले ये देखो COH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर यहाँ पे SO3H ग्रुप है, फिर COR है, फिर COCl है, फिर CONH2CN, फिर देखो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, फिर कीटोन आ गया, अल्कोहल ग्रुप आ गया, NH2 आ गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये आपको क्यों याद रखना है? आपको याद रखना है इनकी प्रायोरिटी। मान लो COH ग्रुप दे रखा हो और ये वाला ग्रुप दे रखा हो, तो आपको पता होना चाहिए पहले COH की प्रायोरिटी रखूंगा तो उसको मैं लोएस्ट नंबरिंग देने की कोशिश करूंगा। तो प्रायोरिटी टेबल इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे हम और अच्छे समझेंगे। इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है जहाँ पे 2 कीटोन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो क्या करोगे आप? कोशिश तो करोगे ना कि कीटोन जो है, जो यहाँ पे 1 सेकंड नंबर पे आ रहा है जबकि यहाँ 4th नंबर पे आ रहा है, और अगर मैं इधर से काउंट करता 1 2 3 तो कीटोन यहाँ पे 3rd नंबर पे आता, पहला वाला। तो मुझे तो कोशिश करनी जो फंक्शनल ग्रुप है उसे कम से कम लोएस्ट नंबर दूं। तो यहाँ पे देखो सेकंड पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6। और नाम क्या होगा? क्योंकि 2 कीटोन है तो क्या रखूंगा? हेक्सेन। तो पहले हेक्सेन तो हो गया, देखो नॉर्मल चेन हो गई। 2 पे कीटोन है और 4 पे कीटोन है, तो 2,4 डाई ऑन कीटोन ओन, तो मतलब लास्ट में जो सफिक्स लगाएंगे वो ONE लगाएंगे, याद रखना। जैसे हम अगर बात करूँ एल्डिहाइड की तो वहाँ पे AL लगाते हैं, अल्कोहल की बात करूँ तो OL लगाते हैं, तो और इस कीटोन में क्या होता है? ONE। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी बोलो सफिक्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप। 2,4 डाई ऑन, डाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 कीटोन लगे हुए 2 और 4th पोजीशन पे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। आप कहोगे भैया एक और इंपॉर्टेंट बात, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जैसे यहाँ पे लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो इसके कार्बन को भी मैं यहाँ पर काउंट करूंगा, याद रखना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को भी मैं काउंट करूंगा, तो 1 वहां से काउंट होगा, 1 यहाँ से काउंट करने मत लग जाना। इस वाले कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी मैं 1 काउंट करूंगा, इसको भी मतलब एड अप करते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कीटोन ग्रुप लगा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, तो कौन सी प्रायोरिटी टेबल में ज्यादा थी? ऊपर बताया मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो नंबरिंग में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। तो क्या होगा? 5 ऑक्सो, क्योंकि हमने अगर ये देखो यहाँ पे अगर मुझे कीटोन को प्रीफिक्स में लगाने की कोशिश करनी तो मैं ऑक्सो लगाऊंगा, तो ऑक्सो हेक्सेन हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ओइक मतलब क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड आता है, ठीक है। कीटोन में ONE हो गया, या हमारा अल्कोहल में OL हो गया, एल्डिहाइड में AL हो गया, सफिक्स की बात कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ओइक एसिड हो गया, OIC एसिड, जो कि लिखा हुआ है। तीसरे की बात करो तो जस्ट यहाँ देखो डबल बॉन्ड दे रखा है और यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है हमारे पास, तो कौन सा प्रायोरिटी है? ऊपर बताया था अल्कोहल होता है, ऊपर जाके देख सकते हो आप, नोट्स में देखने को मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ यार, तुम लोग देखते नहीं हो। देखो OH पहले आ रहा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? OH को दूंगा, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करिए। नाम देख सकते हो पेंट, क्योंकि 5 कार्बन, 4 इन, क्योंकि यहाँ पे 4th पे डबल बॉन्ड लगा है तो इन हो गया, EN। और यहाँ पे 2 ऑल हो गया क्योंकि 2 पे यहाँ पे हमारा अल्कोहल लगा है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। अल्कोहल में लास्ट में सफिक्स को OL लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक साइक्लो फॉर्म हो गया, तो साइक्लो में हमने नाम दिया, देखो OH है, अल्कोहल है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी? अल्कोहल की होगी, जो जस्ट ऊपर वाले की तरह। तो मैं क्या करूंगा? 1 यहाँ पे नंबर दूंगा, 2 और 3। अब नाम देखो इसका क्या होगा? नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लो फॉर्म है, हेक्स। अब हेक्स यही छोड़ना है मैं HX पे। इसके बाद क्या होगा? 2 इन, क्योंकि डबल, जो कि 2 पोजीशन पे यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है, और क्या लगा है? 1 पे हमारा लगा है अल्कोहल, तो ऑल हो गया जस्ट। या फिर आप इसको 2 इन ऑल भी लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। तो बेंजीन में देख सकते हो यहाँ पे Cl भी लगा है, NO2 भी लगा है, और यहाँ पे NO2 दोबारा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हुआ, Cl जो है यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, इसलिए मैंने 1 Cl से स्टार्टिंग करी, लोएस्ट नंबर उसको वहाँ पे दिया है कार्बन को, समझ गए? यहाँ पे Cl लगा है, तो 1 2 3 4 में नंबरिंग दूंगा, 1 2 3 और 4। तो अब क्या करूंगा? देखो
पहले तो हो गया 1 क्लोरो, क्योंकि 1 पे क्लोरो लगा है, बात खत्म हो गई। 2 पे क्या लगा है, NO2 लगा है, मतलब नाइट्रो लगा है, बट यहाँ पे 4 पे भी तो नाइट्रो लगा है, तो मैं एक साथ लिखूंगा 2,4, मतलब कितने नाइट्रो, 2 हैं, तो डाई हो गया 2,4 डाई नाइट्रो। क्या है पूरा है, बेंजीन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे कितने भी एग्जाम्पल दे लूँ, पर जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने एनसीईआरटी वाले से बताया उसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना जो बीच में आ रहे हैं, और एक्सरसाइज 1 या 2 थर्ड क्वेश्चन जो भी है IUPAC का, उसको जरूर प्रैक्टिस करो, उससे ही आपकी और इंक्रीज होगी आपकी एफिशिएंसी IUPAC वाले क्वेश्चन में। समझ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, अब इसका जो आंसर है आप खुद दोगे, मैं नीचे नहीं दिखाऊंगा, खुद बताओ, खुद सोचो, और एक बार कॉपी पे लिख बना के देखो उसको, ठीक है। बनाओ, टाइम दे रहा हूँ, पॉज कर लो वीडियो को। बना लिया, ठीक है। तो इसका आंसर देख सकते हो, यहाँ से टैली कर सकते हो आप, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सिमिलरली रुक जाओ, नीचे दिखाएंगे नहीं आंसर पहले आपको। अब देखो सारे हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। इस वाले को कराओ, बताओ। यहाँ पे चलो, यहाँ पे एक एडिशन चीज़ आ रही है, तो इसको मैं समझा ही देते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके लिए एक नया चीज़ है। देखो क्या होता है, जब भी यहाँ पे आपका OCH3 लगा होता है बेंजीन के ऊपर, तो इसको मैं एनीसोल का नाम देता हूँ, एनीसोल का। क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर O और CH3 लगा होता है, ठीक है, O and CH3, तो आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो रही होगी, तो 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग हो गई। अब क्या, पहले मैं क्या करूँगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलूंगा, तो पहले मैं क्या, किसका नाम लूंगा, क्लोरो का, तो 2 क्लोरो हुआ। 4 पे क्या लगा है, 4 पे लगा है मिथाइल, एनीसोल हो गया। एनीसोल मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3, नया टर्म, नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। तो ये आपको क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन करने से नए नए टर्म्स का पता लगेगा। एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको अगर अच्छा इसको ऐसे ये बोलते हो, तो लर्न कर लो उसे, और उसको आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करो। वही एक तरीका है सक्सेस का, समझ गए। इसमें मैं हर एग्जाम्पल नहीं दे सकता, हर एक रूल नहीं बता सकता, जो मुझे लगा सफिशिएंट मैंने आपको बताया, जो मुझे 1-2 एग्जाम्पल लगे मैंने बताए। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसको खुद करो प्लीज़, रुक जाओ, देखो पहले खुद ही करो इसे, पॉज करो स्क्रीन, खुद करो उसे, पहले कर लिया। इसका आंसर यहाँ से मार्कआउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये एनिलीन बोलते हैं, जब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर NH2 लगता है, तो इसको मैं एनिलीन का नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, एनिलीन का। एक और नई चीज़ पता लगी आपको, तो क्वेश्चन करने से नई चीज़ पता लगी, समझ गए होगे। आइसम, तो क्यों इन्वाइट किया गया है, इन्वाइट क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए हमारी जो कंपनी है टैगविगेशन, टैगविगेशन, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हमारी कंपनी को। काफी अच्छी लिमिटेड कंपनी जिसके 4 स्टार 5 स्टार, और ये गोवा में भी एक रेस्टोरेंट वो किया है, ओके नैनीताल है, वहाँ पे भी। तो कुछ होटल जो उसने नया बनाया ना, ओपनिंग किया है, तो कंपनी की तरफ से 2 गिफ्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाँ सर, क्या है ना, अभी 1-2 साल पहले ना मैं ग्रैंड फॉर्च्यून क्लब नाम से था, अभी सुनो, ग्रैंड फॉर्च्यून क्लब के नाम से। अच्छा जी, तो आप वहाँ गए थे क्या सर? हाँ मैं गया था वहाँ पे, एंड वो उन्होंने ऐसे ही बुलाया था मुझे, एंड वो मतलब वो यही बोलते हैं कि मतलब आओ, तो मतलब वहाँ पे आओ, पर वो घर आके फिर सीधा एक साथ पैसे उड़वाते हैं। और उन्होंने मतलब बहुत सारा पैसा खा चुके हैं वो ऑलरेडी, और अब तो भाग ही गए, मतलब अब मैं उनका कुछ कर भी नहीं सकता। तो गाइस देखो, अभी जो फ़ोन आया था ना, मतलब सीधी सी बात ये है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लूटने हैं, ठीक है। फ्री में बुलाएंगे, अभी 5 मिनट बाद कहेंगे कि भाई ये पैकेज ले लो, मतलब समझ रहे हो। मेरी बात सुनो बस, ये देखो मुझे पता है पढ़ाई के बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनको ये तुम्हें फ्री में बुलाएंगे रेस्टोरेंट में, है ना, फ्री में खाओ, सारा पैसा हम भी लेंगे, है ना, हम तुम्हारा सारा पैसा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहेंगे बेटा 80-90 हज़ार 1-2 लाख दो, उसका पैकेज खरीदो, आपको हम हॉलीडेज पर ले जाएंगे। मेरे साथ हो चुका है, हमारी फैमिली के साथ हो चुका है, तो इस बात को याद रखो, सब फ्रॉड है। ग्रैंड फॉर्च्यून क्लब नाम भी सुन लो, इनकी वेबसाइट भी थी, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है, वेबसाइट भी थी इन लोग की। इनका एक ऐसा बिल्कुल अच्छा एक मैनेजर भी था, जैसा अभी जो बात कर रहे हैं ना, मैनेजर ऑफिस भी था बढ़िया, ये हाँ जाना, सब गायब है इस समय आज की डेट में, ठीक है। तो गायब होने में ज़्यादा टाइम लगता है इन लोग को, ठीक है। इससे ज़्यादा तुम खुद का पैसा लगा के घूम के अच्छे जगह आ जाओगे, समझ गए। तो अब वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत बात हो गई, ठीक है। बचे रहने इन सब फ्रॉड से, फिर से वार्न कर रहा हूँ, ठीक है। और दिखा देना किसी को, लाइव कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी मैंने तुम्हें, ठीक है। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा, बट इसमें स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होते चले जाएंगे, इसको मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहूँगा। हाइड्रोकार्बन्स मैंने थोड़ा समझाया भी था, जिसमें पहले आपको चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। इसमें देखो C5H12 3 चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, देखो एक तो पेंटेन हो सकता है, देखो C5 मतलब 5 कार्बन होंगे। तो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं, जैसे इसके C5H12 से 3 ऐसे आइसोमर्स बन सकते हैं, चेन आइसोमर। तो मुझे ऐसे स्ट्रक्चर बनाने जिसमें 5 कार्बन हो, ब्रांच में कैसे भी कर सकता हूं, बट उन सबका IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। इसका पेंटेन है, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। तो आप स्ट्रक्चर कितने भी बनाओ, देखो मान लो काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज, आप हैंड टू हैंड भी बना सकते हो। जैसे C5H12 है, आपने बना के देखा कि भाई कैसे हो सकता है। पहला तो नॉर्मल हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो गया,
एक हो सकता है 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दिया मैंने 1 2 3 4, एक बार यहाँ जैसे ही लगाओगे तो इसका और इसका IUPAC नेम सेम हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आपको क्या करना है, IUPAC नेम देख के चलना है, कितने भी बनाओ उसमें से आपका सबका IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। जिन जिनका IUPAC नेम डिफरेंट हुआ वो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चरल मतलब चेन आइसोमर्स देखने को मिल जाएगा। पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हैं C3H8O। अब O को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। अब जहाँ पे जो ये O है वो 2 अल्कोहल्स की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है, पहला प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा प्रोपेन 2 ऑल, मतलब यहाँ पे 1 2 3, पहला यहाँ OH ग्रुप लगाए और दूसरे उसमें एक बार यहाँ OH ग्रुप लगाए, इसके बाद आप कुछ नहीं बना सकते। जिनको पोजीशन आइसोमर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बस चेंज करिए, एक में 1 पे लगाए एक में 2 पे लगाए, इसलिए पोजीशन आइसोमर्स हो गया। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की बात करते हैं, ठीक है, C3H6 हो, ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है, अब मैं अल्कोहल नहीं बना रहा, वहां था C3H8O पर यहाँ है C3H6O, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, एक तो मैंने एल्डिहाइड लिया, एक मैंने कीटोन लिया, मैंने एक बनाया प्रोपेनॉन, एक मैंने बनाया प्रोपेनल, जबकि देखो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 3 कार्बन है तो मतलब C3, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ H2 आएगा, तो 3 2 5 हो गए और एक ही हो गया 6, तो C3H6 और O एक लगा हुआ है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, जस्ट आपको बस यहाँ पे इन दोनों के IUPAC नेम डिफरेंट करने हैं। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक में यहाँ पे कीटोन लगाया और एक में हमने किसका यूज़ किया, एक में हमने एल्डिहाइड का यूज़ किया, अल देखो लगाया, यहाँ पे ओन लगाया, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं मेटामेरिज्म की। ये मेटामेरिज्म कौन सी खेत की मूली है, कौन सी चिड़िया का नाम है भाई, जहाँ पे अराइज क्यों अराइज होता है, जहाँ पे डिफरेंट एल्काइल चेन्स हो फंक्शनल ग्रुप के इधर साइड पर, ठीक है। मान लो देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो पहला तो यहाँ देखो O के इधर CH3 एंड O के इधर C3H7, और इस वाले केस में दोनों में C2H5 लगा हुआ है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, कार्बन गिनो है हाइड्रोजन गिनो दो का सेम आएगा। मेटामर्स इन्हीं को कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, द कंपाउंड्स दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट वो कहाँ डिफर करते हैं, वो डिफर करते हैं उनके रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स की, तो उनको मैं स्टीरियो आइसोमर्स कहता हूँ, जिसमें ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल में आपको सिस एंड ट्रांस देखने को मिलता है, जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन्स पे भी एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाके देख सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करने वाले, ठीक है। पता है आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा, पहले जब वो रिएक्शन होगी तो पहले उसमें इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद जाके आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बनेगा, जिसके साथ साथ आपको कोई बाय प्रोडक्ट्स भी साथ में निकल रहे होंगे। जस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपका एक डेफिनेशन बोल सकता हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, जिसमें आपको हेट्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक देखने को मिलेगा। जब भी यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का नाम आया तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, जहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेन्स एक के पास रहते हैं, फ्रेगमेंट्स के यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जब भी ऐसा नाम आता है तो कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन का नाम जरूर आना चाहिए। कार्बोकेटाइन पता है नॉर्मल से भाई पॉजिटिव चार्ज, वैसे ये हो गया हमारा कार्बोकेटाइन। एंड अगर बात करूँ मैं इसकी स्टेबिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी बात यहाँ पे की जो स्टेबलाइज होते हैं कौन सा इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स के द्वारा ये स्टेबलाइज करे जाते हैं। इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। कौन ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जो कि 3 डिग्री वाला कार्बन है, फिर 2 डिग्री वाला कार्बन, फिर 1 डिग्री वाला, फिर नॉर्मल CH3 पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो बात, समझ गए। अब देखो 3 डिग्री हो गया ना, देखो ये कार्बन 3 CH3 वाले ऐसे जुड़ा हुआ है, देखो ये CH3 एंड CH3 मतलब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हुआ। तो ऐसा अगर कोई कार्बोकेटाइन हुआ तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। कार्बोएनाइंस की बात करो तो देखो नेगेटिव साइन आ गया तो भाई कार्बोएनाइन हो गया। ये जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल शेप होता है। इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ पहले 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ठीक है। जैसे देखो ये वाला 3 डिग्री वाला कार्बोएनाइन है सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है, ठीक है, समझ गए। उल्टा जस्ट कार्बोकेटाइन का जस्ट उल्टा जल्दी चल रहे हैं। होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें, जैसे ऊपर हेट्रोलिटिक में क्या बात आती है, हेट्रोलिटिक में हमेशा कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन की बात आती है, जबकि होमोलिटिक में हमेशा फ्री रेडिकल की बात आती है। फ्री रेडिकल्स की बात करने वाले हम, इनकी स्टेबिलिटी देखो, फ्री रेडिकल क्या होता है, जस्ट ये होता है। इसमें क्या होता है, देखो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये देखा पूरा नहीं होता, तो जस्ट आपको 2 फ्री रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। समझिए इस बात को। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी जस्ट कार्बोकेटाइन जैसी होती है, कैसी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री दे रखा है, समझ गए। अब बात करने वाले हम न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स की। इसके एग्जांपल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर मैं सीधी शब्दों में बात करूं, सीधी सी बात है भाई, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें वो नेगेटिव साइन होता है। सबसे पहली बात तो नेगेटिव साइन होता है उस पर, और या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे देखो H2O के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सीधे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी वैकेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ये ब्रिंग करता है टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जस्ट एक नॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है, मुझे आपको हिंदी में समझाना तो मैंने समझा दिया, नेगेटिव या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रो याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉन तो मतलब नेगेटिव, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, जस्ट उल्टा। न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ पॉजिटिव, तो एक तो पॉजिटिव हो गया। न्यूक्लियोफाइल में क्या था, फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो यहाँ क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। AlCl3 BF3 पता है ना, इसकी तो ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हुई, इतने कम इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, समझे।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल समझ गए आप लोग। और क्या समझ गए आप? होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक में क्या होता है? कार्बोकेटाइन कार्बन है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2 1 कार्बोकेटाइन का, एनाइन का जस्ट उल्टा 1 2 3, ठीक है। एंड फ्री रेडिकल्स में क्या होता है? जस्ट कार्बोकेटाइन की तरह क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2 1, मतलब 3 का ज़्यादा, 3 डिग्री कार्बन का ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। समझ गए? अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स की, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, जो आपको पढ़ना है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कौन से एटम्स के बीच में? जिसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ मूव कर जाएगी? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्यों होता है? सिग्मा बॉन्ड्स की, ये सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से होता है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीकों से माना जा सकता है, ठीक है। पहला कि विड्रॉ इलेक्ट्रॉन करे, पहला विड्रॉ इलेक्ट्रॉन करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करे। पहला होगा इधर विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लिया, दूसरा या फिर डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात हो गई खत्म। अब अगर ऐसे दो चीज़ें हैं तो पहली बात तो परमानेंट इफेक्ट है, तो मतलब दो टाइप्स की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3 CH2 मतलब एल्काइल चेन अगर देख सकते हो, एल्काइल ग्रुप की चेन। CH3 हो गया, जितने ज़्यादा CH3 हो बढ़ते, मान लो एक इस पे यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, तो क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन में बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई है, प्लस मतलब दे रहा है भाई, प्लस है। समझ गए? समझ गए बात? अगर इसका उल्टा बात करूँ मैं, माइनस आई इफेक्ट की, तो यहाँ NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, CHO ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इस टाइप के ग्रुप जो हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। क्या होता है देखो, समझ रहे हो? बहुत जल्दी समझा रहे हो, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखो ये हो गया, मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप आ गया, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कम करेगा। समझ गए? आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। यहाँ पे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखे। देखो बेंजीन क्या होता है, यहाँ पे देखो बेंजीन, देखो यहाँ पे ऐसे होता है ना, ऐसे, तो ये आपको ऐसे भी दिख सकता है। ये आपको ये वाला जो बॉन्ड है, देखो अब ये यहाँ पहुँच गया, तो जस्ट ये बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये बॉन्ड जो होते हैं शिफ्ट होते रहते हैं बेंजीन में, ठीक है। कब इधर से इधर, इधर से ये वाला इधर, इधर से इधर, तो जस्ट ये शिफ्टिंग चलती रहती है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। रियल मॉलिक्यूल इंडिविजुअली बात करूँ तो कोई ऐसा नहीं होता, बट जस्ट हम इसको हम ये हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि हाँ ये बॉन्ड इधर चला गया, फिर बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर चला गया। जस्ट ये होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, उधर से पॉजिटिव चार्ज इधर आता है। तो आप अगर इसको डीप में समझना चाहते हो तो आप NCERT रिफर कर सकते हो, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ये रिवीजन पर्पस वीडियो, तो जिनको समझ में आ रहा होगा उनको मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जो एनर्जी होगी एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा लोअर होगी किसी भी इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बुलाते हैं, जो हमने बनाया डिफरेंट टाइप के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। समझ गए? बात खत्म हो गई, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इनके बीच के अंदर, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। समझ गए? यार आसान चीज़ें, आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो भी परमानेंट इफेक्ट होता है, बट ये पाई बॉन्ड्स की वजह से होता है। तो ये भाई पाई बॉन्ड्स की वजह से होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें भी दो इफेक्ट होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। सिमिलरली आपको उनको दोबारा आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। प्लस आर के क्या हो गया? हेलोजेंस हो गए, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप हो गया, OR हो गया, OCOR हो गया, NH2 हो गया। माइनस आर का हो गया यहाँ पे हमारा क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड CN हो गया, NO2 हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो ये सब माइनस आर के। प्लस आई, माइनस आई, प्लस आर, माइनस आर, इन सब के आपको एग्जांपल्स डेफिनेटली लर्न करने, डायरेक्टली पूछ भी सकता है आपके MCQs में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी एक टेम्पररी इफेक्ट है, याद रखना है आपको। क्यों होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें अनसैचुरेशन की बात करूँ, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, वो इस इफेक्ट को शो करते हैं किसके प्रेजेंस में? अटैकिंग रीजेंट के प्रेजेंस में। इसमें भी टू टाइप्स होते हैं, क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो सब में दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है? यहाँ पे देखो अटैकिंग रीजेंट की तरफ यहाँ पे अटैक, ये एक बॉन्ड कर रहा है खुद, इसकी तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? देखो ये रिएक्ट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पे H यहाँ पे आके जुड़ गया। नेगेटिव की बात करूँ तो यहाँ पे साइनाइड में, इसमें जो एग्जांपल हम मोस्टली लेते हैं, तो यहाँ पे हम साइनाइड की बात करते हैं। तो देखो साइनाइड में नेगेटिव साइन है, यहाँ पे आके ये अटैक किसने करा? यहाँ नेगेटिव साइन आ गया और साइनाइड को यहाँ पे अटैच हो गया। यहाँ प्लस ई में यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे कंपाउंड बनना है, जबकि यहाँ पे बात करूँ मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनना है, जबकि बात करूँ माइनस आई में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनना है, ठीक है। बात खत्म हो गई। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। यहाँ पे जस्ट क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, कभी इधर से उधर, उधर से, जैसे रेजोनेंस में बॉन्ड इधर उधर होते हैं, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, जो कि एक परफेक्ट वर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन करने के लिए। क्या होता है देख सकते हो आप इसको, यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। देखो यहाँ पर इस वाले केस में देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हुआ? ये वाला जो मान लो ये वाला जो H है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके ऐसे करके आ गए, ठीक है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दी इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया, ठीक है। अब यही काम इनमें से कोई भी H कर सकता है, बहुत सारे H है ना, देख रहे हो। अभी तो इसने किया है, इसने ना करके मान लो ये वाला करता तो ये वाला केस बन जाता। देखो यहाँ H पॉजिटिव हो गया,
इसने ना करके मान लो यहाँ पे हमारा ये वाला H वाला, यहाँ ये वाला H अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दे देता तो ये H पॉजिटिव निकल जाता, जो कि यहाँ पे देखो ये रहा। तो जस्ट यहाँ पे देख सकते हो कोई भी, ये देखो ये जो इसका मतलब है इनमें से कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इसका जस्ट ये है। तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसा इफेक्ट है? एक परमानेंट इफेक्ट है। समझ गए बात? इसी के साथ गाइस ये चैप्टर होता है खत्म। आप रुक जाओ, काफ़ी लोग बोलेंगे मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहली बात, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, जस्ट स्कूल पर्पस की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स इस चीज़ को कटवा देते हैं, कहते हैं हम इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बट अगर मैं कंपटीशन नीट या जेईई लेवल की बात करूँ इससे क्वेश्चन 1-2 आ जाता है। यहाँ मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करूँ। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से रीड करना, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी समझ गए? ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से रीड कर लो, चैप्टर खत्म है आप लोग का। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे, जाकर डाउनलोड कर लेना। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में फ्रैक्शन, डिस्टिलेशन, विस्टिलेशन की डेफिनेशंस आती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, याद रखना। एनसीईआरटी से और क्या करना है, आपको क्वेश्चन सारे बैक एक्सरसाइज करने हैं और एग्जांपल्स भी कर लेने हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक है, वहाँ पर जो परसेंटेज वाले काफ़ी सारे फॉर्मुलेज हैं, वो मैं एक बार जैसी वीडियो खत्म होती है 2 से 3 घंटे बाद जब पीडीएफ अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले कुछ फॉर्मुलेज लगाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला, तो वो जो आपको डायरेक्टली लर्न करना है और उससे डायरेक्टली सवाल आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना। ये वाला टॉपिक आपको कहाँ से करना है? ये करना है आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, साथ साथ जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मैं इसकी यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगा, जो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो फॉर्मुले से। आई होप कि गाइस आपको चैप्टर पसंद आया होगा। बहुत जल्दी कोशिश करिए, क्योंकि 20 मिनट रिवीजन सीरीज का मतलब समझते हो आप। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि सबसे कोशिश करे जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने का। ठीक है, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या करो, आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे फॉलो करो प्लीज़। वहाँ मुझे आप डीएम कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट। और पेड म्यूजिक ट्रस्ट के लिए अपने भाई को फॉलो कर सकते हो, रिदम सेक्शन है उसका भी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको फॉलो करो, डीएम करो। और मेरे काफ़ी सारे सॉन्ग्स मेरे इंस्टाग्राम पर डले हुए हैं। ठीक है, तो उसको जाके प्लीज़ चेकआउट करो ना एक बार। और फ्रॉड से भाई प्लीज़ बचो, जो मैंने आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी बीच में, ऐसी फ़ोन आते हैं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और दूसरी बात यार, इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी बात करनी थी। इनऑर्गेनिक का मैं पहले एस ब्लॉक लेके आने वाला हूँ, बट याद रखना इनऑर्गेनिक में ज़्यादातर क्या होता है, लर्न करने वाला होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ आपको समझा सकूँ। तो सीधी बात है, इनऑर्गेनिक आपको पता सब रटने वाली बात है, मैं आपको बता दूंगा, आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूँगा। जस्ट मुझे लगेगा मुझे जो समझाना चाहिए वो समझा दूंगा। बाकी अगर आप चाहते ही हो तो भाई लेके आ जाएंगे वीडियोज़ पे भी। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय।